अब यहाँ पे देखो, यहाँ इस मैप को देखो, तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? देन द सब्सिडरी अलायंस सिल्सफिन, देखना डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स ऑन सिल्सफिन। सब्सिडरी अलायंस ना डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स क्या था? एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज था कि नहीं? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स सुस्टोस्पिन, हाँ, डलहौजी ने लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स 1848 में। उससे पहले वेलेस्ली ने क्या लाया था? सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस में क्या होता था कि एक लोकल रूलर के वहाँ पे ब्रिटिशर्स रूलर अपने टेरिटरी में ब्रिटिश आर्मी को रखने देता था और बदले में उनको पैसा देता था, उत्तोषिक। और फर्स्ट सब्सिडी अलायंस में कौन आया था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद, फर्स्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद, फिर आया था मैसूर, फिर आया था पेशवा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आज का हमारा टॉपिक रह गया, कल हमने उनके पॉलिसीज पढ़ा था, ब्रिटिशर्स ने क्या क्या पॉलिसीज अपनाई थी। आज हम पढ़ेंगे उन्होंने, देखो यहाँ पे ये मैप दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना? तो उस वक्त जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए, बंगाल में अपना उसने एम्पायर एक खड़ा किया, उस वक्त यहाँ पे एक पेशवा मराठा थे, यहाँ पे मैसूर में टीपू सुल्तान या मैसूर किंगडम था, जो एक पावरफुल, थोड़ा बहुत ठीक ठाक पावरफुल उत्पीन, एक यहाँ पे मराठास हुआ करते थे। और ये वाला रीजन देखो, यहाँ पे साउथ एरिया, यहाँ पे फ्रेंच लोग हुआ करते थे, फ्रेंच टेरिटरीज, ठीक है। और कल मैंने बताया था कि पौंडीचेरी लास्ट में फ्रेंच यहाँ तक ही सीमित रहेंगे, उनको एक्सपेंड होने का फिर वो नहीं मिलता है तो। तो आज हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम कार्नेटिक वॉर्स, कार्नेटिक वॉर्स, उसके बाद पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर, मैसूर के साथ ब्रिटिशर्स ने क्या क्या वॉर किया, तीसरा पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है। कार्नेटिक वॉर्स देखना का, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्दर्न सरकार सांस दूंगा, इसी तरह ये जो रीजन है ना यहाँ वाला, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से, उस रीजन को कार्नेटिक रीजन चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पे इस रीजन में, अब यहाँ पे देखो, मैंने कल एक बात बताई थी कि जो ब्रिटिशर्स थे या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब मैं ब्रिटिशर्स बोलूँगा या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलूँगा एक ही चीज़ है, फ्रेंच योद्धा फ्रेंच दर्चिन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी योद्धा ब्रिटिशर्स दर्चिन, तो कंफ्यूज महसूस आया। तो यहाँ पे कल मैंने बोला जो फ्रेंच का हेडक्वार्टर था कहाँ पे था? पौंडीचेरी में था, तो उनका जो दबदबा होगा वो कहाँ पे होगा? इसी रीजन में। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका एक हेडक्वार्टर बॉम्बे में था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी स्पेन, यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी स्पेन, और यहाँ ऊपर बंगाल में बंगाल प्रेसिडेंसी स्पेन। और जो बंगाल में जो गवर्नर था पहले, उसको बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, तो सबसे ऊपर वही आएगा। तो यहाँ पे जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है और यहाँ पे जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, वो किसके अंडर आती थी? बंगाल प्रेसिडेंसी की। ब्रिटिशर्स का तो था, यहाँ पे एक प्रेसिडेंसी ब्रिटिशर्स का है, मद्रास प्रेसिडेंसी भी ब्रिटिशर्स का है, और यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी भी किसका था? लेकिन ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी वो सबसे बड़ी है, सुप्रीम, ये दोनों उसके अंडर आते थे, यहाँ तक हमने बोला था। अब आज हम पढ़ेंगे कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स मतलब इस एरिया में फ्रेंच और इंग्लिश एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? कार्नेटिक वॉर्स। क्लियर? हाँ। और कितने वॉर्स पे? 3 कार्नेटिक वॉर्स होते हैं। कितने वॉर्स होते हैं? 3 कार्नेटिक वॉर्स। यहाँ पे दिख रहा है सबको। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जो इंडिया में साउथ में जो वॉर्स होते हैं उनको कार्नेटिक वॉर्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? और फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में कितने कार्नेटिक वॉर्स हुए थे? 3 हुए थे। यहाँ पे मैंने लिखा है, फर्स्ट हुआ था 44 से 48 के बीच में, सेकेंड हुआ था 49 और 54 के बीच में, थर्ड हुआ था 57 और 63 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हर एक कार्नेटिक वॉर एक रीजन होगा, हाँ भाई इस वजह से हुआ था, उसमें एक बैटल हो। देखो वॉर पुनः बैटल का फर्क पूछो, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 सिर्फ ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जरे दे, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 कितने साल का, मतलब कब हुआ था? तो हम जब पढ़ते हैं यहाँ पे देखो, एक पॉइंट यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ देखो, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 से 1917 के बीच में। इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939 और 1945 के बीच में। वॉर मतलब कि एक जंग चल रही है 3-4 साल के लिए, तो उसको वॉर कहेंगे। उसके बीच में छोटे छोटे बैटल्स होंगे, जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत, जैसे वो 2-3 दिन का
जैसे कि बैटल ऑफ प्लासीज स्पेन, जहाँ पे मीर जाफर ने लड़ा ही नहीं था, वो लड़े ही नहीं और सिराजुद्दौला बैटल हार गया था। उदुल बैटल हो गया एक छोटा इवेंट उस टाइम पीरियड में, वॉर हो गया एक लंबे पीरियड के लिए। क्लियर है ये पॉइंट? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये 4 साल, कितने 4 साल का है, तो वॉर दर्शिंदे, उसके बीच में अलग अलग जगहों पे वो लड़े होंगे, तो उनको बैटल्स बोलेंगे। यहाँ क्लियर है? अब यहाँ पे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब से कब हुआ था? 44 से 48 के बीच में, ये पॉइंट। उसका रीजन था ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन। अब यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी थी इसकी, देखो कहाँ गया, हाँ ये है उस वक्त का यूरोप का मैप, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रेंच, और ये है ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पे होली रोमन एम्पायर, यहाँ पे ऑस्ट्रिया आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो राजा होता है उसकी डेथ हो जाती है, राजा डेथ होने के बाद उसका लड़का नहीं होता है, उसकी एक बेटी होती है, अब नई रूलर वो बन रही होती है, उसके वजह से वहाँ पे एक वॉर स्टार्ट होता है, कहाँ पे? यूरोप में। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन छुट दे, सक्सेशन मतलब एक राजा के बाद नेक्स्ट कौन आएगा, वो हो गया सक्सेशन। अब यहाँ पे वॉर छिड़ गई, उस वॉर में एक ब्रिटिशर्स और फ्रेंच हमेशा अलग अलग होते हैं। हमने जब भी पास में पढ़ेंगे तो ब्रिटिशर्स फ्रांस पे, उस मैंने नेपोलियन का बताया था कि नहीं, नेपोलियन से सुना? नेपोलियन एक था जो फ्रांस का एक रूलर था, जो खड़ा हो गया, जिसने पूरे यूरोप में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को खत्म करने की चाही थी। इसी तरह जब हमने सामुद्रगुप्ता पढ़ा था, उसको इंडियन नेपोलियन का टाइटल भी दिया था एवी स्मिथ ने। तो यहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन जो है अपोजिट होते हैं होली वॉर ऑफ सक्सेशन में, ऑस्ट्रिया में। तो उसी का इम्पैक्ट इंडिया में भी आएगा। अब वहाँ पे वो लोग लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी फ्रांस और ब्रिटेन है, तो ये बैठेंगे आराम से, तो उसी वजह से यहाँ पे भी उनकी लड़ाई हो जाएगी। तो रीज़न यही था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का। फर्स्ट बैटल ऑफ कार्नेटिक वॉर का रीज़न क्या था? ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन का। और उसी दौरान एक इंपॉर्टेंट बैटल होती है, बैटल ऑफ स्टे, ये होता है एसटी थॉमस। एसटी थॉमस एक चेन्नई में एक नेवल छोटा सा बैटल होता है। अब यहाँ पे मैप पे देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे मैप देखो, यहाँ पे मैंने कहा मद्रास में कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, लेकिन इंग्लिश लोग मद्रास में थे। नीचे यहाँ पे पौंडीचेरी में कौन है? फ्रेंच। तो इनका यहाँ पे एक नेवल बैटल सा हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? बैटल ऑफ सेंट थॉमस। एसटी मतलब सेंट थॉमस। वो हुआ था 1748 में या 46 में, सॉरी यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा लिखा था। यहाँ पे रीज़न है क्या? वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया सक्सेशन। वहाँ पे इस पीरियड में वॉर चल रहा होता है, तो उसी का इम्पैक्ट इंडिया में भी आ गया, और उसका बैटल ऑफ एसटी थॉमस, ये पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे भी लड़ाई होती है। फिर आखिर में वहाँ पे जो यूरोप में क्या होगा कि इन लोगों की वहाँ पे एक ट्रीटी साइन होगी। जंग हो रहा था, जंग के बाद एक ट्रीटी साइन कर रहे थे ये लोग, तो फिर वो खुश हो जाते हैं, फिर जंग करेंगे, फिर ट्रीटी साइन करेंगे। आज हम पूरा बैटल और ट्रीटीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ कार्नेटिक कब हुआ था? 44 से 48 के बीच में। रीजन क्या था? ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन। उस वक्त एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ सेंट थॉमस या एसटी थॉमस। और लास्ट में वहां पे यूरोप में एक्सला चैपल जो है नदी का, एक्सला चपली या चप्पल जो भी है, वहां पे एक जगह है फ्रांस में, तो वहां पे एक ट्रीटी होती है और ये वॉर जो है वहां पे एंड हो जाते हैं। तो इस तरह से जो फर्स्ट, उसी वॉर से इंडिया में भी जो है चीजें नॉर्मल हो जाती है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हुआ? यहाँ पे ऑस्ट्रिया सक्सेशन रीजन था, बैटल ऑफ थॉमस हुआ था, और ट्रीटी कौन सी साइन की गई थी? और ये करी गई थी 1748 में, ये ट्रीटी साइन होती है। और फर्स्ट वॉर ऑफ सक्सेशन, ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इस तरह से एंड हो जाएगा। ये पॉइंट्स याद रखना है। तो ट्रीटी कब हुई थी, किस लिए हुई थी, ये क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? उसी तरह कल हमने पढ़ा हैदराबाद में, यहाँ पे जो यहाँ पे हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद का टेरिटरी है। अब मुझे बताओ हैदराबाद इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कब हुआ था? यहाँ पे देखो 1724 में आसिफ जाह, जो मोहम्मद शाह के टाइम पे नोबल था, वो अपने मौत की डर से वो हैदराबाद आता है, डिक्लेयर करता है। तो 1724 में आसिफ वो हैदराबाद को इंडिपेंडेंट एक किंगडम डिक्लेयर करता है। और ये जो आसिफ जाह है वो 1749 में इसकी क्या होती है? डेथ हो जाती है। ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ पे जब हैदराबाद में आसिफ जाह की डेथ होगी, तो यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन के लिए लड़ेंगे। यहाँ पे आसिफ जाह का बेटा और उसका पोता लड़ेगा कि मैं राजा बनूंगा, मैं बनूंगा। इसी तरह यहाँ पे भी अरकोट में नीचे एक टेरिटरी होती है,
वहां पे भी दो बंदों के बीच में लड़ाई होती है, राजा मैं बनूंगा, एउस मैं बनूंगा शोषित। अब जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच थे वो लोग क्या करेंगे, एक इसकी साइड लेगा, एक दूसरे की साइड लेगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। तो उसी तरह से यहाँ पे जो मेन रीजन होता है, आसिफ जाह की डेथ होती है हैदराबाद में, तो वहाँ पे फिर वॉर ऑफ सक्सेशन उधर भी होने लगता है। तो वहाँ पे एक अनवरुद्दीन एक समथिंग होता है, उसका नाम याद नहीं है, तो वहाँ पे जो दो बंदे लड़ेंगे राजा बनने के लिए, नेक्स्ट नवाब बनने के लिए, उनके बीच में लड़ाई होती है। तो यहाँ पे एक को फ्रेंच सपोर्ट करेगा, एक को ब्रिटिशर सपोर्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। और उसी दौरान फिर लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, तो यहाँ पे मैंने लिखा है डेथ ऑफ आसिफ जाह। तो रीजन क्या होता है, मेनली डेथ ऑफ आसिफ जाह, जिसकी डेथ होती है 1749 में। उसी के बाद वहां पे अंग्रेज और जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो डायरेक्ट सामने होते हैं। एक होती वहां पे बैटल ऑफ अम्बेर, वहां पे उसी दौरान एक बैटल होगी, बैटल ऑफ अम्बेर। उसके बाद लास्ट में वहां पे फिर ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी 1754 में। फिर ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर भी इस तरह से क्लोज हो गया, खत्म हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, दो फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना, स्टोरी क्लियर है। देखा बाकी फैक्ट्स तो यार एक दो बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन का बताना या फिर थोड़ा रिवाइज होना याद रहेगा, स्टोरी याद रहना चाहिए, उससे ज्यादा इजी चीज हो जाता है। ठीक है, फिर वहां पे ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी होगी, और ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी ने किस वॉर को एंड किया, सेकेंड कार्नेटिक वॉर को। उसी तरह से अब आगे जाके 1757 और 63 में यूरोप में फिर से वॉर होने लगता है। ठीक है, यूरोप में फिर से वॉर होगा, और फिर से ब्रिटेन और फ्रांस अपोजिट पार्टीज में होंगे। तो वहाँ के जो वॉर हो रहा है, उसी वॉर की वजह से यहाँ पे इंडिया में भी ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के आमने सामने होंगे, एक पॉइंट। और दूसरा एक पॉइंट मैंने बोलना भूल गया, जब फर्स्ट टाइम, जब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था, ब्रिटेन और कौन था, फ्रांस। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में फ्रांस जो है जीत जाता है इंडिया में कौन जीत जाता है, यहाँ पे फ्रांस जो है वो जीत जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश जो है वो हार जाएंगे। और फ्रांस को जिताने वाला जो बंदा होता है उसका नाम होता है डुप्लेक्सी। क्या होता है, डुप्लेक्सी। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रांस का गवर्नर होगा इंडिया में, उसका नाम होता है डुप्लेक्सी। यहाँ पे जब हम 49 में आएंगे और यहाँ नेक्स्ट दो कार्नेटिक वॉर जब होंगे, वहां पे अंग्रेज जीतेंगे, एक पॉइंट। और अंग्रेज जीतने का मेन रीजन होता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव हमने पहले भी पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, रॉबर्ट, हाँ, सिराजुद्दौला में बैटल ऑफ प्लासी। अब यहाँ पे स्टोरी देखो, अब यहाँ पे स्टोरी देखो 1749 और 51 जो बैटल ऑफ अम्बेर में ना, इस वक्त यहाँ पे जो इंग्लिश होता है वो फ्रांस को एकदम डिफीट कर देगा, और उसमें सबसे मेन रोल होता है रॉबर्ट क्लाइव का। और यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव हीरो बन के निकलेगा। यहाँ से हीरो बनने के निकलने के बाद फिर उसको बंगाल में भेज देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे, ये रॉबर्ट क्लाइव, एक तो 1751 बैटल ऑफ अम्बेर में वो होगा, बैटल ऑफ अम्बेर में उसकी वजह से सेकेंड कार्नेटिक वॉर ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे, वहां पे वो बन गया हीरो। उसी तरह से फिर आगे जाके 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी होगा तो वहां पे भी वो होगा। उसके बाद आगे जाके 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वहां पे भी वही साइन करेगा, क्योंकि उस वक्त गवर्नर ऑफ बंगाल कौन होता है, रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 65 से 72 के टाइम पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता है वो होता है रॉबर्ट क्लाइव, आरसी मींस रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, 64 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। क्लियर है यहाँ तक। बैटल ऑफ बक्सर में रॉबर्ट क्लाइव नहीं होता है, वहां पे ब्रिटिश फोर्स को कोई और लीड करेगा, उसका आप खुद से देख लेना, आज ग्रुप में मुझे शेयर करना कि वहां पे कौन बंदा आता है। क्लियर सो पॉइंट को। तो रॉबर्ट क्लाइव इस वॉर में नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट जब ट्रीटी होगा तो वो साइन ट्रीटी कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव होगा, इधर से शाह आलम II और शुजा-उद-दौला होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो जो मेन हीरो बनने का जो बात आता है, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव हीरो बन के चला जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे सेकेंड बैटल ऑफ
जो सेकंड जो होता है वो जीतते, मतलब इन शॉर्ट जीतता ब्रिटिशर से, लेकिन एंड में ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी होगी और सारा वॉर का जो भी मसला है नॉर्मल हो गया। इसी तरह तीसरी वॉर आएगी 7 ईयर वॉर इन यूरोप। यूरोप में फिर से एक वॉर चलने लगती है, वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स एक साइड पे, फ्रेंच दूसरी साइड पे। और यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ जो फर्स्ट बैटल होती है यहाँ पे, उसमें फ्रेंच को कौन लीड कर रहा है? डुप्लेक्सी। डुप्लेक्सी उनका सबसे काफी स्ट्रॉन्ग एक जनरल होता है, लेकिन इस वॉर के बाद उसको वापस फ्रांस बुलाएंगे, तो यहाँ पे उनका कोई लीडर अच्छा सा नहीं होता है, तो वो नेक्स्ट दोनों बैटल हार जाएंगे। और यहाँ पे फिर से एक इंपॉर्टेंट बैटल होता है, बैटल ऑफ वंडी वाश। ये इंपॉर्टेंट बैटल है, क्यों है? कल हमने पढ़ा था, देखो कल हमने पढ़ा था बैटल ऑफ चिंसुरा। कब पढ़ा था बैटल ऑफ चिंसुरा? 1759। उसमें क्या होता है, मीर जाफर डच के साथ अलायंस करेगा और ब्रिटिश को अटैक करता है, और ब्रिटिशर्स उन दोनों को हरा देंगे। हराने के बाद वो लोग डच को इंडिया से बिल्कुल कंप्लीटली भगा देते हैं। और बाद में हमने भी पढ़ा था कि जब इंडिया में पहले पोर्चुगीज आए थे, लेकिन सबसे पहले गए कौन थे खाली करके? डच गए थे उसी बैटल में। उसी तरह अभी तक यहाँ पे फ्रेंच जो है जंगू में मतलब अलग अलग पार्टीज का साथ दे रहे थे, है कि नहीं? लेकिन जब यहाँ 1760 में आएंगे तो फ्रेंच को यहाँ पे वो लोग क्रैश करेंगे। बैटल ऑफ वेंडिवाश में फ्रेंच को कंप्लीटली क्रैश करते हैं। अब उनको दो ऑप्शन देंगे, भाई आप रहना हो तो चुपचाप से अपना ट्रेडिंग करो, जो भी ट्रेड करते हो ट्रेड करते, अगर तुमने बैठना है तो बैठो, नहीं तो तुम्हें हम यहाँ से डच की तरह निकाल देंगे। तो फिर फ्रेंच क्या करेंगे, पुडुचेरी में अपना हेडक्वार्टर रखेंगे और फिर कभी भी किसी लोकल या ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे और चुपचाप से अपना ट्रेड करते रहेंगे। तो वो फिर पुडुचेरी में ही सीमित रहेंगे। तो वो ये बैटल ऑफ वेंडिवाश। अब यहाँ पे अगर टाइम लाइन देखेंगे तो यहाँ पे एक टाइम लाइन में बनाता हूँ। 1757 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में। फिर उसी के 2 साल बाद 1759 में बैटल ऑफ चिंसुरा। मीर जाफर और डच मिल के अटैक करेंगे ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश वहां से भागा हार जाए, ब्रिटिशर्स हारा देंगे और डच को एकदम इंडिया से भगा देंगे। फिर उसी के अगले साल साउथ इंडिया में 60 में बैटल ऑफ वंडीवाश। यहाँ पे फ्रेंच इसको वो लोग हरा देंगे, तो यहाँ से फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस था खत्म हो गया। फिर 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टाइमलाइन को छूटता और कौन सा बैटल कहाँ पे हुआ था ये भी पता है। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ बंगाल में, जहाँ पे शाह आलम, मीर कासिम और शुजाउद्दौला तीनों को हरा देता है ब्रिटिशर्स। उसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये टाइमलाइन आपको याद रहेगा। और उससे पहले अगर यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएं, 1754 में ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी भी होती है। अगर यहाँ पे हम देखें तो 1744 में, तो ये इस टाइम पीरियड में कितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, देखो हो रहे हैं कि नहीं। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो एट अ टाइम यहाँ पे साउथ में भी इंगेज होके दिख रहे हैं और बंगाल रीजन में भी इंगेज होके दिख रहे हैं आपको। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे ब्रिटिशर्स हर किसी के साथ लड़ रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम पहले फ्रेंच को खत्म करेंगे, फिर मराठास को, फिर यहाँ पे मैसूर किंगडम को। तो इस तरह से 3 कार्नेटिक वॉर हो गए और 3 इस तरह से रिजल्ट। और यहाँ पे लास्ट में जो 7 ईयर वॉर है यूरोप में, वो एंड होता है अंडर ट्रीटी ऑफ पेरिस। और इसी ट्रीटी के चलते इंडिया में भी 3rd कार्नेटिक वॉर क्लोज हो जाएगा। इस तरह से 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच और 3 ट्रीटीज, ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी और ट्रीटी ऑफ पेरिस। कब हुआ था? 48 में, 54 में और 63 में। इसने थर्ड बैटल कंप्लीट क्लोज किया, इसने सेकंड को, इसने फर्स्ट को। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। विच इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर क्यों हुआ था? हाँ, तो किसने क्लोज किया था? ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। चप्पल याद रखो, एक चप्पल से मारूंगी तो शिया। तो फर्स्ट वॉर ट्रीटी ऑफ चैपल ने क्लोज किया था। क्लियर है। व्हाट मार्क द एंड ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया। व्हाट वाज द सेंट्रल कॉज ऑफ थर्ड कार्नेटिक वॉर? थर्ड कार्नेटिक वॉर का मेन कॉज क्या था? अगेन वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर। फिर से ऑस्ट्रिया में 7 ईयर वॉर मदर था।
तो वहीं रीजन होते हैं वहाँ पे, फिर 7 साल के फिर यूरोप में वॉर होगा तो वहीं उनका रीजन होते हैं वहाँ पे सेम चीज़। एक्चुअल में इनको लिखना था 7 ईयर वॉर इन यूरोप यहाँ पे, या फिर इनको यहाँ पे लिखना था फर्स्ट, क्योंकि बुक में क्या लिखा होता है कि रीजन अगर बुक की कसर लेते, बुक में ये लिखा है कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का रीजन था वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर इन ऑस्ट्रिया जरूर, और थर्ड कर्नाटिक वॉर का लिखता है 7 ईयर वॉर इन यूरोप। तो आता से पाया, तो या तो इनको इसको फर्स्ट करना चाहिए था या इनको यहाँ पे 7 ईयर वॉर करना चाहिए था, तो ये उन्होंने भी कंफ्यूज किया हुआ है। यहाँ पे यही क्वेश्चन देखो, प्राइमरी कॉज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ऑस्ट्रियन सक्सेशन, ऑस्ट्रिया में जो वॉर ऑफ सक्सेशन था उसी वजह से हुआ था। फिर यहाँ पे हु लेड ब्रिटिश फोर्स बैटल ऑफ अंबर ड्यूरिंग सेकंड कर्नाटिक वॉर, ब्रिटिश फोर्स को किसने लिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, क्योंकि उसी के चलते वो लोग जीत जाते हैं और यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव हीरो बन के निकल आएगा, और फिर वो आगे जाके बैटल ऑफ प्लासी में भी आएगा, बैटल ऑफ बक्सर में नहीं आएगा, फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में फिर वो गवर्नर ऑफ बंगाल रहेगा वहाँ पे 5-6 साल के लिए, इस तरह से। हु सक्सेसफुली रिकैप्चर मद्रास ड्यूरिंग थर्ड कर्नाटिक वॉर, इसमें भी रॉबर्ट क्लाइव ही आएगा, मद्रास को फिर से वो रिकैप्चर करते थे। यहाँ पे मेनली रॉबर्ट क्लाइव ही आते हैं हर जगह। देखो ट्रीटी जिसने थर्ड कर्नाटिक वॉर को क्लोज किया, कौन सा ट्रीटी ने किया था? ट्रीटी ऑफ पेरिस। कहाँ पे? ट्रीटी ऑफ पेरिस। यहाँ पे क्वेश्चन दे दो, ये ट्रीटी ऑफ वेंडीवॉश नहीं होता है, ये बैटल ऑफ वेंडीवॉश होता है। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी ने किसको किया था? सेकंड को किया था। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ नहीं होता, ये बैटल ऑफ अंबर होता है। हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो बैटल ऑफ अंबर हुआ था 1751 में, बैटल ऑफ वेंडीवॉश हुआ था 1760 में, ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है 1763 में, सॉरी 3 में, और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है 1754 में। तो ये क्लोज करता है सेकेंड बैटल को, ये क्लोज करता है थर्ड कर्नाटिक वॉर को। इसी तरह यहाँ पे ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई, मैंने बोला डुप्लेक्सी को रिप्लेस करते हैं फ्रेंच, तो वो किससे करते थे ना, वो बोधिया। तो ये इतना क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इतना याद रखो ट्रीटी कौन सा हुआ, किस बैटल को क्लोज किया उस होगा, और टाइम पीरियड, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब हुआ, सेकंड कर्नाटिक वॉर कब हुआ, और थर्ड कर्नाटिक वॉर कब हुआ, टाइम पीरियड। इसलिए ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल अचीव्ड फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ये मैंने नहीं पढ़ा है, देखो ये होता है रिस्टोर। देखो मैंने एक पॉइंट बोला था, यहाँ पे आप देखो, ये है साउथ इंडिया, यहाँ पे पौंडीचेरी में कौन है? हाँ, फ्रेंच, और यहाँ पे मद्रास में कौन है? ब्रिटिश है। और मैंने कहा था फर्स्ट में कौन जीता था? फ्रेंच जीता था। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में फ्रेंच जो है मद्रास को कैप्चर कर देंगे, क्लियर है? तो उस मतलब उस सब हमने जीत लिया और मद्रास को कैप्चर करते हैं। उसके बाद ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल हुआ यूरोप में, उस ट्रीटी के चलते वहाँ पे क्या होता है कि रिस्टोर करते हैं, जो पहले स्टेटस को था उसी में वापस आएंगे, तो जिसने जो एरिया लिया है वो वापस करेगा। तो इस तरह जो फर्स्ट ट्रीटी होती है, उसके बाद जो पौंडीचेरी है, जो फ्रेंच है जिसने मद्रास को कैप्चर किया हुआ है, वो क्या करेंगे वापस, तो उसको वापस दे देंगे ब्रिटिशर्स को। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे, तो रिस्टोरेशन ऑफ मद्रास टू ब्रिटिशर्स, वो होता है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद, जब ये ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल या जो भी है इसको साइन करने के बाद। तो फर्स्ट में कौन जीता था? फ्रेंच जीता था, उसमें मेन रोल था डुप्लेक्सी का। सेकंड और थर्ड जीते था ब्रिटिश, उसमें मेन रोल होता है रॉबर्ट क्लाइव का। तो ये कर्नाटिक वॉर्स इस तरह से हमारे क्लोज हो गए। फिर सेकंड इसी तरह यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वाज फॉट बिटवीन, किस किस के बीच में होता फर्स्ट कर्नाटिक वॉर? फ्रेंच और इंग्लिश। कहाँ पे? फ्रेंच और इंग्लिश, फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंच और इंग्लिश हुआ था। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पे एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इस क्वेश्चन को करो जरा। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद कौन सा ट्रीटी हुआ था? फर्स्ट के बाद ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल ये हुआ था। सेकंड कर्नाटिक वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई थी, ये हुई थी 1754 में, ये हुई थी 1748 में। फिर थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ बैटल ऑफ वेंडीवॉश हुआ था, थर्ड कर्नाटिक वॉर पे ही हुआ था, ये 1760 में। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था, है ना। फर्स्ट मैसूर वॉर, हाँ ये हम अभी पढ़ेंगे, ट्रीटी ऑफ मद्रास को फर्स्ट मैसूर वॉर में भी पढ़ेंगे। तो ये क्लियर है, क्वेश्चन पॉइंट क्लियर हो दे बस, अभी इसमें 2-4 क्वेश्चन करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अब आ गए एंग्लो मैसूर वॉर में। तो अभी तक किसके साथ डील कर रहा था? ब्रिटिशर्स, फ्रेंच के साथ। अब नेक्स्ट वो डील करेंगे मैसूर के साथ। तो यहाँ पे एक मैप मैंने रखा था, कहाँ गया मैप?
अभी टाइम मैसूर का कब मैंने बोला था। देखो अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, ये इंडिया का मैप हुआ और यहाँ पे क्या है, मैसूर है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो इस वक्त अभी हम यहाँ पे हैं अराउंड 750s में, है कि नहीं है, 1750s में। 1750s में मैसूर में एक डायनेस्टी होती है, वोदियार डायनेस्टी। ची डायनेस्टी होती है WODEYAR, वोडियार। तो ये एक हिंदू डायनेस्टी होती है। इनका कुछ रूलर का नाम कृष्णा समथिंग होता है, ठीक है। यहाँ तक इस किंगडम में, इस वोदियार डायनेस्टी में एक मिलिट्री जनरल होता है मुस्लिम, जिसका नाम होता है हैदर अली। क्या होता है, ये एक मिलिट्री जनरल होता है किस डायनेस्टी में, वोदियार डायनेस्टी में ये मिलिट्री जनरल होता है और जो बहुत पावरफुल होता है। उसके बाद इधर जो मेन इधर का रूलर की डेथ हो जाती है तो फिर उसका एक छोटा लड़का जो है वो रूलर बन जाता है। अब मैंने उस दिन बोला था जब छोटा लड़का रूलर बनता है तो रूल कोई और ही कर लेता है। तो इसी तरह डिफेक्टो रूलर दर्ज। डिफेक्टो रूलर मतलब हो गया कि अब एक्चुअल रूलर छोटा बच्चा है, लेकिन उसके यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा उसको हम डिफेक्टो रूलर दर्जेंगे। क्लियर सुना। तो उस वक्त 1761 में हैदर अली डिफेक्टो रूलर बनता है, कहाँ का, मैसूर का। क्लियर है यहाँ तक। मैसूर का डिफेक्टो रूलर बनेगा कौन, हैदर अली। कब बनेगा, 1761 में। उसी दौरान यहाँ पे एक किंगडम होती है निजाम ऑफ हैदराबाद, है कि नहीं, और यहाँ पे होते हैं मराठास। ये तीन हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसी तरह यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ पे मद्रास में कौन होते हैं, ब्रिटिशर्स, और यहाँ पे पौंडीचेरी में कौन होते हैं, फ्रेंच। तो ये है एक कॉन्टेक्स्ट मैसूर वॉर का। अब क्या होता है कि ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। कभी क्या होगा कि कल मैंने बताया था कि जब इंडियन लोकल रूलर्स एक दूसरे से लड़ते हैं तो वो या फ्रेंच या यूरोपियन की मदद ले लेते थे। अगर मान के चलो मैसूर में हैदर अली से अगर निजाम ऑफ हैदराबाद को खतरा है तो वो ब्रिटिशर्स की मदद लेगा। इसी तरह इनको इससे खतरा है तो इस तरह से ये लोग चलते रहते थे। इसी तरह यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इसी तरह अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स और मैसूर की लड़ाई होती है, उसको हम बोलेंगे एंग्लो मैसूर वॉर। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे भी सेम स्टोरी चलेगा, एक वॉर चलेगा 2-3 साल के बीच में, उसमें फिर एक ट्रीटी होगी, वो वॉर क्लोज होगा। फिर कुछ टाइम बाद और वॉर स्टार्ट होगा और एक ट्रीटी होगी, फिर वो क्लोज, फिर इसी तरह से वॉर होंगे। तो एंग्लो मैसूर वॉर में सबसे एक क्वेश्चन है, उस वक्त डायनेस्टी कौन सी थी जरना, वोदियार डायनेस्टी, ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि हैदर अली डिफेक्टो रूलर कब बने थे, 1761 में हैदर अली डिफेक्टो रूलर बनते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर में 4 वॉर होते हैं, 4 बार एंग्लो मैसूर वॉर कितने होंगे, कार्नेटिक वॉर कितने थे, 3, कार्नेटिक वॉर 3, एंग्लो मैसूर वॉर 4 होंगे। ये तो क्लियर सुना। उसमें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होगा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1767 और 1769 के बीच में। फर्स्ट एंग्लो वॉर कब हुआ, 67 और 69 के बीच में। इस दौरान हैदर अली, यहाँ पे कौन है अभी मैसूर में, हैदर अली। हैदर अली ब्रिटिशर्स को एकदम मद्रास को कैप्चर कर लेता है। हैदर अली क्या करता है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखो। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में भी फ्रेंच लोगों ने मद्रास कैप्चर किया था। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था। उसी तरह यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में भी हैदर अली ब्रिटिशर्स को हरा देता है और यहाँ पे मद्रास भी वो कैप्चर कर लेता है। फिर कैसे तैसे उनकी एक ट्रीटी हो जाएगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रीटी ऑफ, फिर 69 में 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास होगी और इस तरह से ये लोग एक दूसरे से कुछ डील करेंगे, भाई ये तुम वो करो ये करो, जरे वॉर क्लोज। तो क्वेश्चन आएगा कैसे कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, 67 और 69 के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था, हैदर अली और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और उसको क्लोज किसने किया, ट्रीटी ऑफ मद्रास। और फिर क्वेश्चन आएगा ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुआ था, 69 में। ट्रीटी ऑफ मद्रास किसने किया था, हैदर अली ने। इसमें ऑप्शन में दिया होगा हैदर अली और टीपू सुल्तान, उन दोनों का दिया होगा। तो यहाँ पे मद्रास किसने किया, हैदर अली ने। क्लियर है यहाँ तक।
उसके बाद इसी तरह इनकी कुछ मतलब यूं में ना, अब यहाँ पे क्या होता है देखो, अब इन्होंने इन दोनों ने ट्रीटी किया, ये बोले कि भाई तुम मराठा और इनके साथ मत मिलना, अगर ये लोग मुझ पे अटैक करेंगे तो तुम उनकी मदद नहीं करना, ऐसा वैसा करके ये लोग कुछ करेंगे। बाद में फिर इनका अटैक होता है, ब्रिटिशर्स इनका सपोर्ट करता है, तो फिर से इनकी लड़ाई होने लग जाती है। तो फिर इसी तरह से सेकेंड जो है कार्नेटिक वॉर होगा, एंग्लो मैसूर वॉर, यहीं पे कहाँ गया, हाँ, फिर इसी तरह सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है आगे जाके 1780 से लेके 1784 के बीच में। ठीक है, यहाँ तक सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब स्टार्ट होगा, फिर 80 से 84 के बीच में। 80 से 84 के बीच में जब ये वॉर चल रहा होता है, तो इधर बीच में 82 में हैदर अली जो है उसको कोई बीमारी होकर उसकी डेथ हो जाती है, और इसी तरह उसकी डेथ होते ही 1782 में अब नया रूलर कौन बन गया, टीपू, उसका लड़का टीपू सुल्तान। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि टीपू सुल्तान रूलर कब बना था, 1782 में। हैदर अली की डेथ कब हुई थी, 1782 में, ये क्वेश्चन। या ऐसा आएगा कि हैदर अली की डेथ किस एंग्लो मैसूर वॉर में हुई थी, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बीच में ही हैदर अली की डेथ हो जाती है, और उसी दौरान नया रूलर कौन बन जाता है, टीपू सुल्तान बनेगा। अभी वॉर चल रहा है, देखो यहाँ भी 84 में जाके ये वॉर जो है एंड होगा। और एक मैंने पॉइंट अभी आपको नहीं बताया, 69, हाँ, फर्स्ट वॉर कब हुआ था, 60, हाँ। अब यहाँ पे देखो, इसी दौरान जब फर्स्ट कार्नेटिक, ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है, इस दौरान गवर्नर ऑफ बंगाल में गवर्नर कौन था, ब्रिटिशर्स तो है, ब्रिटिशर्स या ना रॉबर्ट क्लाइव, वेरी गुड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उस वक्त बंगाल में किसको मिले, गवर्नर ऑफ BEN, इस वक्त कौन होता है, रॉबर्ट क्लाइव, जो 1765 से लेके 72 के बीच में जो है गवर्नर ऑफ बंगाल होता है। तो फर्स्ट मैसूर वॉर के टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ का बंगाल का गवर्नर होता है, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पे जब नेक्स्ट वॉर हो रहा है, तो बंगाल को उसका गवर्नर कौन था, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो हम अगर यहाँ पे मैं लिखूं 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, उसके बाद 72 तक जो गवर्नर होता है यहाँ पे वो होता है रॉबर्ट क्लाइव। 72 के बाद वो चेंज होता है और नया गवर्नर आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। कल हमने इसका पढ़ा था वैसे भी। 72 के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल कौन आ गया, हाँ। और कल हमने पढ़ा था 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो क्या करता है, गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पोजीशन है उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर देता है। तो इस तरह से जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग बनता है, वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। अब यहाँ पे ये जो बंदा है वो 84 तक जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेगा। तो उसी के दौरान हमने यहाँ पे पढ़ा 80 से 84 के बीच में कौन सी वॉर हो रही है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, और यहाँ पे इसी के टाइम पे 67 से 69 के बीच में कौन सी वॉर हो गई थी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। और उसी के चलते बाद में ट्रीटी ऑफ मद्रास भी साइन हुई थी 1769 में। क्लियर, हर पिक्चर क्लियर। हाँ, तो अब जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो रही है यहाँ पे, तो उस वक्त बंगाल का जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। फर्स्ट के टाइम पे कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर है यहाँ तक। और टीपू सुल्तान भी उसी टाइम पे आ गया। फिर टीपू सुल्तान, ये लड़ाई चलती रहती है, कोई इसका आउटकम नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 84 में 1784 में ये भी एक ट्रीटी साइन करेंगे, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। कौन सा ट्रीटी साइन करेंगे, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। कब करेंगे, 1784 में। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कौन सा वॉर को क्लोज कर रहा है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को किसने क्लोज किया, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर ने। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को किसने क्लोज किया था, ट्रीटी ऑफ मद्रास ने। इस तरह से चीजें हो गई। अब फिर से थोड़ा टाइम के लिए शांति आएगी, फिर से इनकी लड़ाई होने लगेगी। फिर आगे जाके यहाँ पे
यहाँ पे अब आएगा इसके 84 तक कौन आ गया, वॉरेन। अब उसकी जगह पे नया गवर्नर जनरल आएगा, कौन, WALLIS, कौन वेलिस आएगा। ये रहेगा अराउंड 93 तक, ठीक है। और इसी के दौरान तीसरी एंग्लो मराठा वॉर होती है जो 90 से लेके 92 के बीच में होगी, वो होगी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हो गई, अब यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वो होती है 1790 से लेकर 1792 के बीच में, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो गई। और उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, कॉर्नवालिस, जो गवर्नर जनरल होता है 1784 से लेके 93 के बीच में, इस वक्त कॉर्नर। और यहाँ पे किस किस के बीच में होती है ये, टीपू सुल्तान वर्सेस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस टीपू सुल्तान। और इसी वॉर के टाइम पे फिर ये लोग एक ट्रीटी करेंगे फिर से, सेम चीज, तो उसको हम बोलेंगे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान के टाइम पे उसकी कैपिटल भी हुआ करती थी। तो फिर यहाँ पे एक ट्रीटी होती है श्रीरंगपट्टनम। और एक क्वेश्चन आता है कि किस ट्रीटी के बाद या किस वॉर के बाद टीपू सुल्तान के बच्चों को ब्रिटिशर्स लेके जाती है, तो ये इसी वॉर के बाद, थर्ड बैटल के बाद यहाँ पे जब ये ट्रीटी होती है, तो उसी दौरान उनके बच्चों को कुछ मतलब स्टोरी क्यों मत है, तो कभी आ गया कि उनके लड़कों को किस वॉर में लिया था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में लिया था, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की ट्रीटी क्या थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड की मैंगलोर, तो इसको ऐसे भी याद, MMS की तो लुशा होगा, MMS मीन्स मद्रास, ट्रीटी ऑफ MMS मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम। तो इनको 2-3 बार याद करोगे तो हो जाएगा। तो क्लियर हो, तो यहाँ तक 3 वॉर हो गए। उसके बाद यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ गया, हाँ फिर यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा 4। हाँ, उसके बाद यहाँ पे हो गया 3, क्लियर है यहाँ तक। तो तीसरी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। फिर उसके बाद आगे जाके अब यहाँ पे इस टाइमलाइन को देखो, हमने बोला 64 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होगी, 65 में, फिर 65 से 72 तक कौन था, रॉबर्ट, गवर्नर ऑफ बंगाल था। फिर 73 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है जो गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करेगा। फिर 73 से 84 के बीच में कौन होता है, वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। उसके बाद 83 से 84 से 93 के बीच में कौन होता है, कॉर्नवालिस होता है यहाँ पे। फिर 93 से 98 के बीच में होगा जॉन शोर्स, यहाँ पे उसका रोल नहीं है। उसके बाद जो आएगा वो आएगा 1798 से फिर 1805 के बीच में, यहाँ पे होता है लॉर्ड वेलेस्ले। कल हमने इसका पढ़ा था। अब लॉर्ड वेलेस्ले का कल हमने पढ़ा था, कल हमने उसके रिलेटेड क्या पढ़ा था, सब्सिडरी अलायंस लाया था उसने 1798 में, ये पढ़ा था। तो इसी तरह हमने यहाँ पे अभी एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर इसके टाइम पे हुआ, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कॉर्नवालिस के टाइम पे होता है, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर किसके टाइम पे होता है, वेलेस्ले के टाइम पे। एक पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो टीपू सुल्तान है वो अब एक प्लान करता है कि मैं फ्रेंच की मदद से ब्रिटिशर्स को एकदम, इस पॉइंट को मैंने पहले भी एक बार कहा था, जस्ट पिनाता इधर क्लास के कहीं तो पढ़ाया था। तो यहाँ पे जब ये बात वेलेस्ले को पता चलती है कि टीपू सुल्तान फ्रेंच की मदद लेके फिर से हम साथ लड़ना चाह रहा है बना, उसको फिर अटैक करेगा कौन, वेलेस्ले। और इधर फिर फोर्थ उसमें टीपू सुल्तान को मार देंगे, ये लोग टीपू सुल्तान को मार देंगे। तो इस तरह से जो टीपू सुल्तान की जो डायनेस्टी थी वो, अब हैदर अली आया था, फिर टीपू सुल्तान आया, और उधर डायनेस्टी कौन सी थी, वोदिया डायनेस्टी, मैसूरी का वोदिया डायनेस्टी थी। क्लियर है। अब ये क्या करेंगे, मैंने अभी यहाँ पे एक पॉइंट बोला था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये कहा था कि यहाँ पे वोदिया डायनेस्टी थी, उनका रूलर मारा, फिर हैदर अली पावर में आया,
हैदर अली डिफेक्टो रूलर बना। उसके मरते ही उसका लड़का टीपू सुल्तान आएगा। टीपू सुल्तान को अब 99 में वेलिस्ले ने मार दिया। मारने के बाद यहाँ का जो इनका वोदियार का जो भी लड़का था उसको वापस वहां पे बिठा देंगे। बिठाने के बाद वोदियार का है ना डिफेक्टो रूलर, कंट्रोल एम्पायर चला कौन रहा है? टीपू सुल्तान पुनः हैदर अली। लेकिन ये वोदियार लोग अभी जिंदा है ना, इनको मारा थोड़ी है, किसी ने मारा इनको अभी तक? इनका अभी बच्चे हैं ना, मैंने बोला यहाँ पे इनका जब रूलर मर गया उसके बच्चे अभी छोटे हैं, तो छोटे होने के चलते उनका जो मिलिट्री जनरल था हैदर अली उसने पूरा पावर ले लिया। हैदर अली जब था वो खाली डिफेक्टो रूलर था, लेकिन जब टीपू सुल्तान आता है वो खुद को रूलर ही डिक्लेयर करता है। वो वापस उनको पावर देने की बात होती है वो नहीं देता है, खुद को रूलर ही। जबकि यहाँ पे हैदर अली क्या आया था? डिफेक्टो रूलर, मतलब ये अभी बड़ा होने तो तब तक मैं इस चीज़ को संभालूंगा जरूर। तो अब यहाँ पे टीपू सुल्तान उनको देता ही नहीं है। फिर वेलिस्ले फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में वेलिस्ले टीपू सुल्तान को मार देगा और यहाँ पे जो वोदियार का छोटा मोटा बच्चे उनको बिठाएगा वापस। बिठाने के बाद इनसे सब्सिडी अलायंस साइन कराएगा, फिर वहाँ पे अपना कंट्रोल रखेगा। तो इसी तरह कल हमने बोला कहाँ गया, यहाँ पे। तो जब इसने यहाँ पे अगर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का जिक्र का तो 1798-99 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होगा, जहाँ पे टीपू सुल्तान को लॉर्ड वेलेस्ली जो है मार देगा। वोदियार में अपना कोई बंदा फिर से उन्हीं का बच्चे को रखेगा, लेकिन वहाँ पे फिर उनको सब्सिडरी अलायंस साइन कराएगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं सब्सिडरी अलायंस फर्स्ट किसने किया था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने 1798 में ही किया था। उसके बाद किया अभी कौन करेगा? मैसूर। तो मैसूर में जो वोदियार आए उनसे वो 1799 में सब्सिडरी अलायंस साइन करवाएगा। तो इस तरह से दो इम्पोर्टेंट को उसने अपने अंदर लाया, दो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थे इंडिया के। पावर को जब दोनों चीजें हो जैसे कि दिन आया मतलब लास्ट बात से ना को देना म्यांमार को दे राजा पावरफुल तब ऊंची जब उसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग होगा, है कि नहीं? दसा ना का तो राजा इन्ना, मैं खुद को पावरफुल तब कहूंगा जब मेरी आर्मी जो है, राजा खुद जंग के लिए जाएगा क्या? नॉर्मली कौन जाता है? जनरल्स। दसा हैदर अली मिलिट्री जनरल था, तो उसने जैसे कि जब टीपू सुल्तान थे, अलाउद्दीन उनके जनरल जाते थे। तो राजा पावरफुल होगा जब उसकी फौज स्ट्रॉन्ग होगी। अब यहाँ पे राजा तो है, उसकी कोई फौज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स अपनी फौज यहाँ पे रखेगी। अब यहाँ पे जो प्रोटेक्शन फौज का काम अंग्रेज कर रहे हैं। इट मीन्स कि मान लो करगिल एक डायनेस्टी है, अब यहाँ पे हैदर अली को उसने मार के एक वापस वोदियार को रखा। अब उस डायनेस्टी के अंदर उसकी अपनी कोई भी आर्मी नहीं है। वहाँ पे आर्मी किसकी होगी? ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी वहाँ पे रखेंगे राजा को प्रोटेक्शन के लिए, और राजा बदले में ब्रिटिशर्स को पैसे देगा। तो अब इन शॉर्ट तुम कह सकते हो ना कि अब राजा की कोई हैसियत नहीं है। दासा मतलब अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं सऊदी अरेबिया को देखो। सऊदी अरेबिया क्यों दसा ईरान पूरा सऊदी अरेबिया का कितना टसल होता है। ईरान ऑन वन हैंड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन द मिडल ईस्ट, क्योंकि उसकी अपनी आर्मी है और सिंस 79 रिवोल्यूशन के बाद वो कांस्टेंट बैटल फील्ड में लड़ रही है। उनकी अपनी डिफेंस है, उनके अपने मिसाइल्स हैं और मिसाइल लेवल पे सबसे टॉप पे है। तो वो कितनी पावरफुल हो गई। ऑन द अदर हैंड जो सऊदी है वो एक किंगडम है, उनकी कोई अपनी प्रॉपर आर्मी नहीं है। आधे वो पाकिस्तान से लाएंगे, आधे वो सूडान से लाएंगे, उस वक्त कोई आर्मी हो। और मेन उनको जो प्रोटेक्शन दे रहा है कौन दे रहा है? यूएस। यूएस से सऊदी वो जरा सपोर्ट बनूंगा। वो क्यों है? क्योंकि सऊदी यहाँ से यूएस को तेल देगी। और दूसरा एक होता है उसको बोलते हैं डॉलर पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट ऑफ शिप, मीन्स कि वर्ल्ड में अभी सबसे ज़्यादा पेट्रोल बेचने वाली कंट्री है सऊदी। और ये एग्रीमेंट के चलते सऊदी जो है पेट्रोल सिर्फ डॉलर में भेजेगी। सऊदी और बाकी जो कंट्रीज है इराक है जैसे कि, वो किस में भेजेंगे तेल? अब तेल हर कंट्री को चाहिए, तो उसके चलते अब तेल किस चीज़ से मिल रहा है? डॉलर में। तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और डॉलर किसकी करेंसी है? अमेरिका की। तो जब तक डॉलर का डिमांड वर्ल्ड मार्केट में रहेगा, अमेरिका पावरफुल रहेगा।
और अभी अगर हमने तुमने देखा होगा तो यूक्रेन वॉर के बाद अभी एक नेक्सस बन रहा है, इधर चाइना, ईरान, रशिया, ये मिल के क्या कर रहे हैं कि लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया है, ईरान का सेंक्शन फोर्स, रशिया में भी सेंक्शंस लगा हुआ है, तो इंडिया और रशिया अब अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का इंडिया का उतना वैल्यू, लेकिन लोकली का जब ना रशिया जितना यहाँ से लेगा तो हम रुपीस में देंगे, उन करेंसी रूबल में वो ले लेंगे, तो उस तरह का। तो यहाँ पे वैसी स्टोरी है, इनकी अपनी कोई आर्मी नहीं है। यहाँ पे आर्मी कौन रख रहा है? ब्रिटिशर्स, और उसके बदले में राजा क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है, उर्दू लफ्ज़ में सब्सिडी। तो यहाँ पे अब मैसूर में भी एक किसी बंदे को रखा, अपनी आर्मी रखी, उस वजह से क्या हो गया देखो, अब मैसूर में जो रूलर है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना, ब्रिटिशर्स कभी भी उसको कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आर्मी तो उसी की वजह से, जैसा सऊदी अरेबिया उनका राजा का कोई मतलब हैसियत में पाया, उनके पास बस तेल है, पैसा है, बाकी पावरफुल चंग में। लास्ट ईयर यूट्यूब में आजकल देखना, डोनाल्ड ट्रंप जो था, डोनाल्ड ट्रंप, उसका एक खुसूसियत है कि वो सच बोलता है, वो ऐसी चीज़ें पब्लिक में बोलता है जो हम लोग बंद कमरों में बोलेंगे। पसंद आते को चिंदे, हम लोग अभी कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि पुलवामा अटैक्स हों, ngatis बार पे किसी से बात सुस बात से कुदू आतंकवादी स्पिन कुदू से बात मोदी बात स्पिन छुता कुदू सुस बात स्पिन। अब ngatis कुदू ngati प्राइवेट स्पेस का जस्ट पक्की मोदी बात स्पिन चल बना कश्मीर का इचोगा सुसाइडल अटैक से मन मिसात हमेशा जो कश्मीरी मिलिटेंट आते थे वो एकदम गन फाइट से लड़ते थे। फर्स्ट टाइम कश्मीर में क्या हुआ, सुसाइडल अटैक से बना, मतलब अभी यहाँ से मान के चलो करगिल चौक का ना एक लंबा फौजी कन्वॉय जाने वाला है, तो आर्मी लोग प्रिपरेशन करेगा कि नहीं करेगा? खोई इस माना जैसुगा अकना गाड़ी का तो यूँ चुची ना, अगर यहाँ से एक बहुत बड़ी मिलिट्री कन्वॉय जा रही है तो वो हर एक मतलब क्वीन से एक रास्ता आ रहा है, गेट पे करना घूमा करगिल ना रास्ते में ऊँची, हाँ इकना कॉलेज इकना लाम, इन सबको ब्लॉक करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी थ्रेड हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ, यहाँ से कन्वॉय आ रही है, यहाँ से एक बंदा अपनी गाड़ी में पूरा जिंदा CDX बम बम जैक्सन ना सीधा यूँ से कोई बात का गैप टांग और उड़ गए। अब इतनी सेंसिटिव चीज़ को कोई छोड़ेगा? ऐसे ही सिक्योरिटी में मगोस में गोद। अब इसका होने का मतलब क्या हुआ कि ये इंटरनल ही, तो गाते से बता दो मोदी बात फिर वो हम अपने स्पेस में बोलते हैं। अब दिया स्पेरा का तो कल को मान के चलो राहुल गांधी PM में होते, अब वहीं राहुल गांधी एक इंटरव्यू में बोल दिया तो कितनी बड़ी बात है। उसको छोड़ो, उस वक्त जो गवर्नर था जम्मू कश्मीर का सत्यपाल मलिक, उसने तो ये ओपनली बोल दिया, पॉडकास्ट नहीं बता, ऐसे चीज़ें पढ़ते हो क्या, सुनते हो? तो उसमें सत्यपाल मलिक ने ओपनली बोल दिया कि भाई ये मोदी वालों की ही गलती से हुआ है इस तोशीक। इसी तरह जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक ऐसा बंदा है जो ओपनली वो बहुत चीज़ें बोल देता है। फॉर एग्जाम्पल 9/11 अटैक्स हों, 9/11 अटैक पता होते, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मतलब अमेरिका खुरी का न्यूयॉर्क का जो टावर नीचे का सीधा अटैक्स होंगे, तो अमेरिका ने उसको फिर बोला ये टेररिस्टों ने किया है, फिलहाल ने किया, ईरान ने जवाब ये तुम लोगों ने किया इस बात। अब ईरान तो उनका दुश्मन है, उनकी बात को वो लोग थोड़ी सीरियस लेंगे। जब यही बात उनका प्रेसिडेंट बोलेगा तो बस प्रेसिडेंट सीरियस लोगे कि नहीं लोगे? इस जगह डोनाल्ड ट्रंप है, उसने एक इंटरव्यू में बोल दिया सऊदी अरेबिया को लेके कि यू आर ए मिल्किंग काउ, मिल्की काउ चीज ओरिजिन तंगमी बलंग थी, तुम बस हम तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तुम हमें पैसे दे रहे हो, तुम हमारे लिए मिल्किंग काउ जैसे हो, अगर हम तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दे तो तुम एक दिन भी नहीं टिकोगे। तो उसी तरह का यहाँ पे स्टोरी है। तो ब्रिटिशर्स जो है अब सबको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मैसूर भी उन्हीं को प्रोटेक्शन दे रहे हैं सबको। अब तो इस तरह से सबको अपने अंडर ला दिए, या स्टोरी उस तो होता है। तो ये 4-5 पॉइंट याद रहेगा। तो दी गई 3 पॉइंट क्लियर हो दे, टाइम हो गया क्या? चलो कल पढ़ेंगे यार दिन लास्ट, फिर इन क्वेश्चंस को थोड़ा देखो यार। टीपू सुल्तान रूलर ऑफ मैसूर कब बना था? 82 कैसे? हाँ तो यहाँ पे देखो कहाँ गया पॉइंट, यहाँ पे कहाँ, हाँ यहाँ पे देखो ये हुआ सेकेंड मैसूर वॉर, उसी के बीच में 82 में हैदर अली डेथ हो जाती है, तो उसी वक्त फिर वो टीपू सुल्तान रूलर बनेगा। क्वेश्चन ऐसे आ गया जैसे कि यहाँ पे आ गया कि टीपू सुल्तान रूलर
कब बना था? तो 1780। इसी तरह अगर यहाँ पे हैदर अली होता तो आंसर क्या होता? हैदर अली डिफेक्टिव रूलर कब बना था? 92 में। अच्छा बस बाप बेटे के बाद बनेगा क्या? बेटा 82 में बना तो बाप रूलर बनेगा 92 में, सही ना? 1761 में बना था हैदर अली डिफेक्टिव रूलर। इस डेट को याद रखना है और 82 को याद रखना है। इस वक्त कौन बना था? टीपू सुल्तान रूलर बना था। वेरी गुड। इसी तरह Who among the following sought help of French to overthrow British rule? किसने चाहा था कि मैं फ्रेंच की मदद लेके ब्रिटिशर्स को भगा दूंगा? जरा किसने सोचा था? टीपू सुल्तान ने। वेरी गुड। तो इसी के बाद वेलेस्ली ने उसको फिर मार देता है कंप्लीटली, है कि नहीं है? तो उसको टीपू सुल्तान। इसी तरह से यहाँ पे देखो किस साल क्वेश्चन यानी मतलब थीम तो छीन पाया कि क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? मैसूर और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, लेकिन किस टाइम पीरियड में हुआ था? 1780 से 84। वेरी गुड। 80 से 84 के बीच में हुआ था। उसी बीच में 82 में हैदर अली की डेथ हो जाती है और टीपू सुल्तान रूलर बनेगा। फिर 84 में ट्रीटी ऑफ कौन सी हुई थी? MMS। M फर्स्ट मद्रास, सेकंड M फॉर मैंगलोर। तो MANGLORE मैंगलोर। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद इन विच एंग्लो मैसूर वॉर डिड हैदर अली डाइड? हैदर अली किस एंग्लो मैसूर वॉर में डेथ हुआ? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में उसकी डेथ हो गई थी। वेरी गुड। इसी तरह टीपू सुल्तान जब रूलर बना था उसकी कैपिटल क्या थी? श्रीरंगापट्टनम। जी, श्रीरंगापट्टनम। और इसी तरह हमने बोला था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम से बिना। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम कब हुआ था? 1792 में। और इसने कौन सा एंग्लो मैसूर वॉर को क्लोज किया? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को क्लोज किया इस ट्रीटी ने। ट्रीटी ऑफ, इसमें आपको सिर्फ बैटल और ट्रीटीज पढ़ने को मिल रहे हैं। देखो इसी तरह ये क्वेश्चन ट्रीटी ऑफ लिबर्टी, ट्रीटी ऑफ यूनिटी, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सर्विदा अमेरिका, वहीं पे। हाँ, तो यहाँ पे एक ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टनम में किसने डाला था? जरा श्रीरंगपट्टनम आती है सीधा टीपू सुल्तान को डालो। इवन पता में ना कॉमन सेंस के चलते डाल दो, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की कैपिटल हुआ करती थी। वेरी गुड। इसी तरह ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब हुआ था? किस बैटल के बाद हुआ था? सेकेंड के बाद। साइन इट बिटवीन टीपू सुल्तान, करेक्ट, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 82 में। 82 में तो टीपू सुल्तान रूलर बना था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, ये होता है 1780 से लेके 84 के बीच में। 84 में जो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होगी। 82 में जो आप बोल रहे हो, 82 में हैदर अली की डेथ हो जाती है, टीपू सुल्तान नया रूलर बनता है, तो वो कंफ्यूज मौसम आया। तो ये सेकेंड। और इस वक्त जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स था। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। वैसे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा ऐप में, उस क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन बना के मैं ऐप में आज लगाऊंगा, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और है क्या क्वेश्चन इसमें कुछ? ये देखो, बिटवीन हुम फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, किस किस के बीच में हुई थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? हैदर अली और ब्रिटिशर्स। कहाँ पे? हैदर अली और ब्रिटिशर्स, हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में। वेरी गुड। इसी तरह से हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? हाँ, तो टीपू सुल्तान को फ्रेंच की इससे काफी, फ्रेंच और मैसूर का जब भी कुछ दिखेगा टीपू को टिक मारना है बस, तो क्योंकि टीपू सुल्तान ही आएगा। अब मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन बताओ, प्रियम्बल का फ्रेंच से हमने क्या क्या लिया था प्रियम्बल में? फ्रेंच प्रियम्बल तो का प्रियम्बल है, प्रियम्बल में आता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो इनमें से हमने किस यूएसएसआर से जस्टिस जो था वो हमने लिया था
लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेंच, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, ये हमने लिया था फ्रेंच या फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी आएगा, एक ही बात है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर कौन हुआ था? टीपू सुल्तान। वो फ्रेंच की मदद लेके ब्रिटिशर्स को भगाना चाहता था, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। और लास्ट क्वेश्चन है 18th सेंचुरी में, करेक्ट है, क्योंकि जो 17 फिलिस्तीन में जो वॉर हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? 18th सेंचुरी। कल को क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश और एंग्लो वॉर्स किस सेंचुरी में हुए थे सर ना? 18th सेंचुरी, वहाँ पे 17 मत लिख के आना। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश फॉर्ट विथ वॉर्स विथ मैसूर, कितने वॉर्स लड़े थे? 4 वॉर्स। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो कार्नेटिक वॉर्स, CW मीन्स कार्नेटिक वॉर्स कितने थे? 3 थे। इसी तरह मैसूर वॉर कितने थे? 4 थे। और कल हम पढ़ेंगे मराठा वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर और एंग्लो मराठा वॉर भी कितने होंगे? 3 होंगे, ये होंगे 4। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, तो सीधे आंसर तो ये थोड़ा टफ भी लग रहा है मुझे, बट डालो। इसमें से ये है गेस्टेड पोस्ट रिफ्लेक्शन, दिस क्वेश्चन। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था, MMS मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, और 4th में तो उसकी डेथ हो जाती है टीपू सुल्तान की, है ना। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ, सेकेंड मैंगलोर ही है ना, सेकेंड पुसुइन, मैंगलोर पुसुइन। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को श्रीरंगपट्टनम। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और इसमें हैदर अली ने किया था, ये दोनों किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था। ये हुआ था 1769 में, ट्रीटी की बात करूंगा, ट्रीटी से बताता हूँ। ये हुआ था 84 में, ये हुआ था 92 में। यहाँ तक क्लियर है? तो बस इसका आंसर क्या आ गया? बी आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑल आर करेक्ट। तो बस इतना याद रखो। बहुत